गेट के पास पहुंचकर निशा ने देखा कि हल्की रोशनी में गेट खुला हुआ था। निशा ने गाउन दोनों हाथों से संभाला और थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर बढ़ी। माँ माँ, वह पुकारते हुए घर के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि अचानक पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा और उसी पल चारों तरफ से एक साथ आवाज गूंज उठी। हैप्पी बर्थडे टू यू। निशा कुछ सेकंड के लिए वहीं ठिठक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये सब उसके लिए है। तभी जयंत बाबू और नम्रता देवी उसके सामने आकर खड़े हो गए। मुस्कुराते हुए जयंत बाबू बोले, कैसा लगा सरप्राइज? निशा की आंखों में खुशी चमक उठी। वह तुरंत आगे बढ़कर दोनों को गले लगा ली। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। थैंक यू बाबा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मेरे दोस्तों को तो इनवाइट ही नहीं किया गया। जयंत बाबू हल्के से हंस पड़े। सबको बुलाया गया है। उधर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ उनके साथ एंजॉय करो। फिर नम्रता देवी की ओर मुड़कर बोले, चलो हमें भी गेट साथ अटेंड करने हैं। दोनों वहां से आगे बढ़ गए और निशा अभी उसी जगह खड़ी थी, चेहरे पर खुशी, हैरानी और उत्साह तीनों का खूबसूरत सा मेल लिए। इधर लाइट्स जलने के बाद से ही प्रियम की नजरें बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, निशा। वो बार बार इधर उधर झांक कर उसे एक झलक देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसकी नजर आखिरकार निशा पर जा टिक गई। तूतिया रंग के गाउन में निशा बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी। इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत कि नजरें हटाना मुश्किल हो गया। प्रियम बस यूं ही उसे देखता रह गया, आंखें फैली हुई, जैसे पल भर के लिए सब कुछ थमसा गया हो। तभी अचानक उसकी तंद्रा टूटी। होनी का एक जोरदार धक्का लगा। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया और उसके पास खड़ी लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रियम ने झुंझलाकर उसके सिर पर हल्का सा चपत मारी और बोला, मिमी की बच्ची, इतना जोर से कौन मारता है? बदतमीज लड़की। मिमी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, सुन, शादी से पहले ही ऐसे हैरान होकर निशा दी को क्यों घूर रहा है? नजर लग जाएगी तेरी। मिमी की बातों में साफ झलक रहा था उसका शरारती अंदाज, और प्रियम बस उसे घूर कर रह गया। दोनों भाई बहन की बातों के बीच ही मिसेज डोला चटर्जी वहां आकर बोली, प्रियम और मिमी एक बात ध्यान से सुनो। इस शादी की बात अभी तक निशा को नहीं पता है, इसलिए उसके सामने इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करनी है। मिमी, अपने मुंह पर थोड़ा कंट्रोल रखना। पहले तुम लोग उससे नॉर्मल फ्रेंडली तरीके से मिलो जुलो, ताकि अजीबपन खत्म हो जाए। उसके बाद आगे की सोची जाएगी। अभी हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं। प्रियम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, आपने तो बचा लिया मुझे। मुझे खुद भी थोड़ा अजीब लग रहा था। इतने सालों बाद मिल रहे हैं और ऊपर से ये रिश्ता कहीं ना कहीं अटक रहा था। आप टेंशन मत लीजिए, इस मिमी की बच्ची के मुंह पर मैं ताला लगा दूंगा। प्रियम की बात सुनते ही मिमी ने मुंह बनाकर उसकी ओर देखा और चुपचाप खड़ी रह गई, जैसे मन ही मन उसे जवाब दे रही हो। समीर की बाइक जैसे ही गेट के सामने आकर रुकी, पीछे की सीट से उतरकर इंदु खड़ी हो गई। सामने खड़ी बनर्जी बिला को देखकर वह हैरानी से मुंह खोले बोली, दादा, ये घर तो घर जैसा लग ही नहीं रहा, जैसे कोई राजमहल हो। हमारे गांव में तो शादी ब्याह में भी इतनी रोशनी नहीं होती जितनी मैडम के जन्मदिन पर यहाँ सजा रखी है। समीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, इंदु, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, हमारे जैसे नहीं, जिन्हें आज का खाना खाते हुए कल की भी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन इस घर के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। जब से सुना कि तुम आई हो, दादा बार बार कह रहे थे कि शाम को तुम्हें जरूर साथ लेकर आना, और आंटी ने तो ये भी कहा कि जब तुम्हारे माँ बाप आए तो उन्हें घर भी बुलाना। सोचो कितने सीधे साधे हैं ये लोग, वरना ऑफिस के एक कर्मचारी से भला कोई ऐसे कहता है क्या? थोड़ा रुक कर वह फिर बोला, चलो अब अंदर चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, बाद में बताऊंगा। समीर के पीछे पीछे इंदु मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसके मन में हल्का सा डर भी था। इससे पहले वह कभी इतनी बड़ी हवेली के किसी समारोह में नहीं आई थी। यहाँ के तौर तरीके कैसे होंगे वह कुछ नहीं जानती थी। उसने अपनी ओढ़नी को थोड़ा संभाल कर ठीक किया और चोटी को कंधे के दाईं ओर खींच लिया। जैसे वह दहलीज पार करके अंदर जाने लगी, अचानक उसने समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। समीर हल्की सी मुस्कान के साथ फूलों का बुके लेकर आगे बढ़ा।
उम्र में बड़ा होने के बावजूद उसकी मासूमियत अब भी किसी बच्चे जैसी ही थी। दोस्तों के साथ बातें करते करते अचानक निशा की नज़र सामने से आते समीर पर जाकर ठहर गई। समीर आकर ठीक उसके सामने रुक गया। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान सजी हुई थी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ फूलों का बुके आगे बढ़ाते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आंखों के इशारे से इंदु को भी शुभकामनाएं देने को कहा। इंदु ने गला साफ करते हुए निशा को बधाई दी, लेकिन निशा के कानों तक जैसे कोई आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। उसकी नजर तो बस उस लड़की के हाथों पर अटक गई थी, जो दोनों हाथों से समीर की कोहनी को कसकर थामे हुए थी। अगर वह गलत नहीं देख रही तो यही वही लड़की थी जो सुबह समीर के साथ बाइक पर बैठी थी। तो क्या उनके रिश्ते के बारे में सब जानते हैं? सिर्फ वही नहीं जानती थी। ये ख्याल आते ही निशा के सीने में जैसे तेज मरोड़ उठी। उसकी पलकें तेजी से झपकने लगीं। उसने पूरे जोर से उस बुके को कसकर पकड़ लिया। तभी उसमें लगी छोटी सी पिन उसकी उंगली में चुभ गई। दर्द से उसके होठों से हल्की सी आह निकल गई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। समीर वहां से जाने ही वाला था कि अचानक निशा की दर्द भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह तुरंत रुक गया। मुड़कर देखा तो निशा का चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। एक पल के लिए वह हैरान रह गया। अचानक उसे क्या हो गया? फिर उसकी नजर निशा के हाथ पर गई। हथेली से पतली सी खून की धारा बह रही थी। यह देखकर समीर का दिल जोर से धड़क उठा। वह फौरन उसके पास आया और निशा के हाथ से फूलों का बुके लेकर नीचे रख दिया। निशा की हथेली का एक बड़ा हिस्सा खून से लाल हो चुका था। समीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर घबराहट में कहा, यह कैसे हुआ? ओह, कितना गहरा कट गया है। उस बुके में पिन थी, है ना? मैंने कितनी बार उस दुकानदार को कहा है कि पिन मत लगाया करो, फिर भी उसका तो बिजनेस ही बंद करवा दूंगा मैं। उफ, खून तो लगातार बह रहा है। क्या करूं अब? वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक बोला, रुमाल। हाँ, जेब से जल्दी से रुमाल निकालकर उसने निशा के जख्म पर कसकर बांध दिया। उसके चेहरे पर साफ चिंता और दर्द झलक रहा था, लेकिन निशा समझ नहीं पा रही थी कि समीर की जिंदगी में कोई और लड़की है तो उसके लिए इतनी घबराहट क्यों। ऐसा लग रहा था कि जैसे चोट उसे लगी हो और दर्द समीर को हो रहा हो। क्या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ? यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। निशा ने होंठ भींचे, कुछ घूंट निकलकर खुद को संभाला। उसके मन में जमा सारे सवाल अब जवाब मांग रहे थे। उसने कांपती आवाज में समीर की तरफ देखते हुए कहा, चोट मुझे लगी है तो तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों में यह दर्द क्यों है? मेरी तकलीफ से तुम्हें इतना क्यों लग रहा है? और वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ है? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? निशा का हाथ थामे हुए समीर की पकड़ ढीली पड़ गई। वह चुप रहा। चारों तरफ मेहमानों की भीड़, शोर शराबा, हंसी मजाक, सब कुछ चल रहा था। फिर भी उन दोनों के बीच जैसे एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए निशा फिर बोली, क्या हुआ समीर? जवाब क्यों नहीं दे रहे? प्लीज कुछ तो कहो। समीर ने धीरे से नजर उठाकर निशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी। समीर ने एक पल के लिए निशा की ओर देखा, फिर धीमे से बोला, उसका नाम इंदु है, मेरी बहन। लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही निशा की कुछ सहेलियां हंसी ठिठोली करती हुई वहां आ पहुंची। उनके साथ नम्रता देवी भी थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, कुंजा चलो, केक काटना है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कहते कहते वे सब कुंजा को अपने साथ ले गईं। निशा जाते जाते एक बार पलटकर समीर की ओर देखी। उस नज़र में एक अजीब सी बेबसी थी। फिर वह भी उनके साथ आगे बढ़ गई। समीर वहीं खड़ा रह गया, खामोश, उलझा हुआ। वह समझ ही नहीं पाया कि अचानक निशा इतनी बेचैन क्यों हो गई। इंदु के साथ उसके रिश्ते को लेकर उसके मन में इतनी जिज्ञासा क्यों? निशा के जाते वक्त उसका वह एक पल का मुड़कर देखना, उसमें क्या था, यह समीर समझ नहीं पाया। लेकिन उस नज़र ने जैसे चुपचाप उसके दिल के बीचों बीच एक चोट कर दी। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और फिर धीरे धीरे उसी भीड़ में खो गया। केक काटने के समय निशा के दोनों ओर जयंत बाबू, नम्रता देवी और अग्नि खड़े थे। सामने सभी मेहमान इकट्ठा होकर घेर कर खड़े थे। सबसे पीछे कन्हा खड़ी होकर उचक उचक कर केक कटने का दृश्य देखने की कोशिश कर रही थी। इतने खूबसूरत पल को वह मिस नहीं करना चाहती थी,
इसलिए हैप्पी बर्थडे गाना सुनते ही मैं बाहर से उठकर यहाँ चली आई थी। लेकिन कमरे में इतने सारे अनजान लोगों की भीड़ के बीच इस साड़ी में खुद को मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। इसी वजह से जयंत बाबू उसे बगीचे के पास एक खाली जगह पर बैठा कर आए थे, ताकि बाहर की ताजी हवा में उसके मन की उलझनें शायद कुछ हल्की हो जाएं। लेकिन अब सामने खड़ी इस भीड़ की लंबी दीवार को पार करके केक कटते देख पाना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। उधर निशा के केक काटते वक्त अग्नि का फोन लगातार बज रहा था। मजबूर होकर उसने जेब से फोन निकाला तो देखा कि किसी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस का कॉल है। जरूरी समझकर उसने कॉल रिसीव किया और थोड़ी दूर हटकर बात करने चला गया। निशा जब केक काटकर किसी को खिलाने के लिए मुड़ी तो उसने महसूस किया उसके पास खड़ा वह शख्स अब वहां नहीं था, जैसे हवा हो गया हो। कन्ना थोड़ा आगे खिसक कर खड़ी हुई। हाँ, अब दिख रहा है। अरे बाबा की बेटी कितनी प्यारी लग रही है। कितना सुंदर परिवार है। भगवान करे इस खुशी को किसी की नजर ना लगे। कन्ना के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान खिल उठी। काश ऐसा ही एक खूबसूरत परिवार उसकी किस्मत में भी होता। तभी एक टुकड़ा केक लेकर जैद बाबू कन्ना के सामने आकर खड़े हो गए। तुम आगे क्यों नहीं आई? मैं इधर उधर देख कर भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। कन्ना हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। थी तो, लेकिन यहाँ सब इतने लंबे हैं कि मैं तो भीड़ में छिप ही गई। जैन बाबू जोर से हंस पड़े। अच्छा, अब ये केक खाकर दिखाओ। ये कहकर उन्होंने कन्ना के सामने केक का टुकड़ा बढ़ाया और कन्ना उसे उनके हाथ से लेने के लिए आगे बढ़ी। जैन बाबू ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या बाबा के हाथ से खाना नहीं खाया जाता? कन्ना चुपचाप उनकी ओर देखती रह गई। उसे अपने हाथ से खिलाने के लिए इतनी प्यार भरी शिकायत। उसे याद ही नहीं कि उसके अपने पिता ने आखिरी बार कब इस तरह उसके सामने खाना बढ़ाया था। यादों में भी वह दृश्य अब धुंधला सा हो गया था। अचानक ही जैसे भगवान ने उसकी जिंदगी में इतना सारा प्यार और स्नेह भर दिया। लेकिन वह जानती थी वह इसे ज्यादा दिनों तक संभाल कर नहीं रख पाएगी। शायद उसकी किस्मत ही ऐसी है। तभी जैन बाबू की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। कना, क्या सोच रही है इतनी देर से? क्या मैं यूं ही केक हाथ में लेकर खड़ा रहूं? उनकी बात सुनकर कना हल्के से मुंह खोलकर उनके हाथ से केक खा ली। आंखों के कोने हल्के से भीग गए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए वह बोली, मुझे याद ही नहीं आखिरी बार कब किसी ने मुझे इस तरह अपने बच्चे की तरह खिलाया था। तुम मेरी जिंदगी में एक सितारे की तरह आए हो बाबा। ऐसे ही बने रहना। अगर कभी हमारा संपर्क ना भी रहे तब भी मुझे याद रखना। जयंत बाबू ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा। उफ, इतने सुंदर पल में ऐसी भारी भारी बातें करके माहौल क्यों खराब कर रही हो? अभी तो तेरा घर के बाकी लोगों से परिचय भी नहीं कराया है। चल, सबसे मिलकर आती है। यह कहकर भी लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ ले गए। निशा के चेहरे का काफी हिस्सा केक की क्रीम से भर गया था। नम्रता देवी टिश्यू पेपर से उसे साफ कर रही थी। तभी उनके सामने आकर जयंत बाबू खड़े हो गए। मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों से किसी का परिचय कराना है। नम्रता देवी ने हाथ रोककर उनकी ओर देखा। किससे? क्या कोई नया गेस्ट इनवाइट किया था? हाँ, कन्ना इधर आओ। जैसे उन्होंने आवाज दी, एक लड़की आकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसे देखते ही निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पापा आखिर उसे घर तक ले ही आए, वो भी मेरे इस खास दिन पर। पापा तो पहले ऐसे नहीं थे, अब क्या होगा? अगर माँ को सच पता चला तो मैं कैसे संभालूंगी? निशा की सोच तब टूटी जब जयंत बाबू बोल उठे, तुम्हें बताया था ना, रास्ते में जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो किसी ने मेरी बहुत मदद की थी। शायद उस दिन अगर वो मदद ना मिलती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। उनकी बात पूरी होने से पहले ही कन्ना झट से बोल उठी। ओह, आज फिर ये सब बातें क्यों बाबा? नम्रता देवी और निशा दोनों ही बहुएं सिकोड़कर कन्ना की ओर देखने लगी। वह जयंत बाबू को बाबा क्यों कह रही है? यह बात उन्हें समझ नहीं आई। जयंत बाबू हल्की मुस्कान के साथ बोले, उसी दिन इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। फिर रोज रोज थोड़ी थोड़ी बातों में कब ये मेरे इतने करीब आ गई पता ही नहीं चला। इसलिए आज एक बेटी के जन्मदिन पर सोचा एक और बेटी से तुम्हारा परिचय करा दूं। कना, यह नाम नम्रता देवी को कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इस समय कुछ याद नहीं आया। खैर, इस नाम के कितने लोग होते हैं, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। यह सोचकर उन्होंने ज्यादा ध्यान न देते हुए कन्ना से बात करना शुरू कर दिया। उधर निशा का मन खुद को ही कोसने लगा
मैंने इस पवित्र रिश्ते को अपनी गंदी सोच से कितना गलत बना दिया। छी, निशा छी। मैं मन ही मन खुद को धिक्कारने लगी। तभी जयंत बाबू को किसी ने बुलाया तो वे मेहमानों के पास चले गए। इधर कना काफी देर से बाथरूम जाने के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन जयंत बाबू से पूछ नहीं पा रही थी, और यहाँ किसी को ठीक से जानती भी नहीं थी कि किससे पूछे। सामने जब उसे निशा और नम्रता देवी दिखी तो उसने झिझक छोड़कर धीरे से कहा, मुझे जरा बाथरूम जाना है। निशा, इसे अपने कमरे के बाथरूम में ले जाओ, और तुम भी अपने चेहरे पर लगी क्रीम साफ कर लो। नम्रता देवी की बात सुनकर निशा ने हामी भरी और कन्ना को साथ लेकर ऊपर चली गई। निशा के कमरे में कदम रखते ही कन्ना को ऐसा लगा जैसे वह टीवी में दिखने वाले किसी खूबसूरत सजे धजे बेडरूम में आ गई हो। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और फ्रेश हो गईं। इसी बीच दोनों के बीच काफी बातें भी हो गईं। फ्रेश होकर जैसे ही वे नीचे आई, निशा की एक दोस्त आकर बोली, पार्टी के आखिर में थोड़ा डांस गाना करके माहौल और मजेदार बना दें, क्या कहती हो? एक प्लान है, शेयर करूं? निशा उत्साह से चमक उठी। मैं तो हमेशा तैयार हूँ। क्या प्लान है बताओ? दोस्त ने अपने हाथ में पकड़े मास्क का गुच्छा दिखाते हुए कहा, हम सारी लड़कियां मास्क पहनकर डांस फ्लोर पर अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करेंगी, और जिनका पार्टनर नहीं है वो किसी और के साथ डांस कर लेंगी। इस तरह घर वालों की नजरों के सामने रहते हुए भी हम अपने पार्टनर के साथ इस पार्टी मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। क्या कहती हो? राजी? ये कहते उसने सबके हाथ में एक एक मास्क देने के लिए बढ़ाया। उनकी बातों के बीच ही कना की नजर सामने खड़े जयंत बाबू पर पड़ी, तो वह उनकी ओर बढ़ गई। बाबा। कना की आवाज सुनकर जयंत बाबू ने जवाब दिया, हाँ बोल रहे माँ, कुछ कहना है? कना ने धीमे से कहा, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। कल का प्रोजेक्ट अभी बाकी है, वैसे भी काफी देर हो गई है। जयंत बाबू थोड़ा सोचते हुए बोले, ड्राइवर तो अभी नहीं है, विश्वास बाबू को लेकर गया है। एक मिनट देखता हूँ। इतना कहते हुए उनकी नजर सामने खड़ी भीड़ पर गई, और वे बोले, अरे वहाँ एक है। असल में वो हमारा पुराना ड्राइवर था, सामने उसकी शादी है। ससुराल वाले काफी अच्छे हालात में है, इसलिए ड्राइविंग छोड़कर कहीं और काम करने लगा है। उसी से कहता हूँ वो तुम्हें मेरी गाड़ी से छोड़ आए, और अगर वो भी नहीं जा पाया तो मेरा अदम पुत्र तो है ही, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। चिंता मत कर, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं ड्राइवर से बात करके आता हूँ। ये कहकर जयंत बाबू उस ओर बढ़ गए, और एक व्यक्ति के कंधे पर हल्के से थपकी देकर उससे कुछ कहने लगे। दूर खड़ी कणा की नजर वहीं टिक गई। जैसे ही जयंत बाबू के बुलाने पर वह ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है, कना अचानक चौंक उठती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसके पैर जैसे कुछ सेकंड के लिए वहीं थम गए। अचानक ही उसकी सांसें भारी हो गईं, जैसे दम घुट रहा हो। अग्नि बाबू शादी तक आगे बढ़ गए, यह सोचते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इतना कुछ होने के बाद भी उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी। शायद अग्नि बाबू उसी से प्यार करते हैं, बाकी सब बस एक झूठ है। लेकिन आज वह उम्मीद कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर गई। उसकी पलकों की रफ्तार बढ़ गई। आंखों में भर आए आंसुओं को वह किसी तरह रोकने की कोशिश करने लगी। होठों को भींच लिया उसने। नहीं, वह रोएगी नहीं यहाँ। सबके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाएगी। उसका दर्द, उसकी तकलीफ, सब कुछ सिर्फ उसका अपना है। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए बनर्जी विला से बाहर निकल आई। मुख्य सड़क पर आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी, खुद को सामान्य करने की कोशिश में। अंदर की भीड़, रोशनी का शोर, सब कुछ जैसे उसे घुटन दे रहा था। चारों ओर नजर दौड़ाई, सड़क सुनसान थी, लगभग खाली थी। अब कहाँ जाएगी वह, क्या करेगी? सब कुछ उलझा उलझा सा लग रहा था। वह खुद को खोई हुई, बिखरी हुई महसूस कर रही थी। दोनों हाथों से उसने अपना सिर थाम लिया, जैसे अपने बिखरे हुए ख्यालों को समेटने की कोशिश कर रही हो। अचानक पीछे मुड़कर देखा, दूर रोशनी में नहाया हुआ बनर्जी हाउस चमक रहा था। वही जगह जहाँ उसका अपना किसी और के साथ अपने सपने बुनने में व्यस्त था। इन सब ख्यालों के बीच अचानक एक स्कूटी आकर कन्ना के सामने रुक गई। इतनी अचानक हुई इस घटना से कन्ना एक पल के लिए चौंक उठी। जैसे ही सामने खड़े इंसान ने हेलमेट उतारकर उसकी ओर कदम बढ़ाए, कन्ना की अटकी हुई सांस जैसे बाहर निकल गई। उसे लगा इस वक्त उसे इसी इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ सेकंड तक
वह उसे असहाय नजरों से देखती रही, फिर अचानक खुद को रोक नहीं पाई, दौड़कर उसके सीने से लिपट गई, कंधे पर सिर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। भीगी हुई आवाज में उसने कहा, ऐना, मैं खत्म हो गई हूँ, जीने का आखिरी सहारा भी खो दिया मैंने। ऐना ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो कना, बिल्कुल रोना धोना बंद कर। पहले यह बता क्या हुआ, और तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है। कना हिचकियों के बीच बोलने लगी, किसी की बर्थडे पार्टी में आई थी, लेकिन यहाँ आकर इतना बड़ा सच सामने आएगा ये कभी सोचा नहीं था। ऐना, उसकी हिचकियां बढ़ने लगी। ऐना ने उसे हल्के से खुद से अलग किया, उसका चेहरा थामकर आंसू पोंछ दिए, फिर अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले ये पानी पी ले, गला थोड़ा ठीक कर, फिर आराम से सब बता। एक पल रुककर माहौल हल्का करने की कोशिश में मुस्कुराई, वैसे इस साड़ी में तू बहुत खूबसूरत लग रही है, कब खरीदी, एक बार भी बताया नहीं, ना ही दिखाया। ऐना जानती थी कि यह बात करने का सही समय नहीं है, लेकिन वह कन्ना का ध्यान थोड़ा बांटने की कोशिश कर रही थी। कन्ना ने पानी पीकर खुद को थोड़ा संभाला, एक गहरी सांस लेकर उसने जैसे दिल का सारा दर्द बाहर निकाल दिया। ऐना, क्या मेरी किस्मत में किसी का प्यार लिखा ही नहीं है, ना पिता का मिला। माँ को तो छोड़ ही दे, वो मुझे छोड़कर चली गई। अंशु ने भी अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल किया, और अब अग्नि बाबू, मैंने उन्हें भी अपनी ही गलती से खो दिया। लेकिन है ना, उन्होंने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, तो फिर इतने कम समय में मुझे छोड़कर किसी और से कैसे प्यार कर सकते हैं, कैसे मेरे ही सपनों का घर तोड़कर किसी और के साथ नया घर बसाने का सपना देख सकते हैं। क्या मुझे थोड़ा सा भी प्यार करके अपने पास नहीं रख सकते थे। कना की आवाज टूट रही थी, आंखें फिर भर आई थी। ऐना सब समझ रही थी, जीजू का डर शायद सच हो गया था, लेकिन ये शादी की बात, ये तो उनके प्लान का हिस्सा ही नहीं था। तो फिर ये सब क्या है। उसने खुद को संभाला, अभी कन्ना को संभालना जरूरी है, बाकी सब जीजू रात में खुद बता ही देंगे। ऐना ने कन्ना के कंधे पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। कना, तू कहीं ना कहीं गलत समझ रही है, जीजू सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं, मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए वो प्यार देखा है, प्लीज शांत हो जा। कना अचानक हल्की सी हंसी हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द साफ झलक रहा था। अपने माथे की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोली, यहाँ इसी किस्मत में लिखा है कि मैं बदनसीब हूँ, फिर भी इस इंसान के साथ मैं खुद को बहुत खास महसूस करती थी। लगता था कोई मुझे प्यार करे या ना करे, यह एक इंसान ही काफी है, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। उसकी आवाज धीमी होती चली गई। अगर आज की यह शाम ना आती, तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि उनके दिल में मेरी जगह पहले से ही कोई और ले चुका है। वो मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ घर बसाने के सपने देख रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी वह बोलती रही, मैं सच में लायक नहीं हूँ, किसी के प्यार के काबिल नहीं। तभी तो इतने सालों की इस जिंदगी में मुझे किसी का सच्चा प्यार नहीं मिला। एक पल रुककर गहरी सांस लेते हुए बोली, है ना, मैं हमेशा से उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन अग्नि बाबू को कभी पता नहीं चलेगा कि एक लड़की ने उन्हें आसमान जितना प्यार किया था, और उसी प्यार के साथ ढेर सारे गहरे दर्द और अभिमान लेकर खुद को उनसे दूर कर लिया, खुद को खत्म कर दिया। उसकी आवाज अब कांप रही थी। हाँ, आज मैं मानती हूँ, मैं अग्नि बाबू से प्यार करती हूँ, इतना कि उनकी खुशी के लिए मैं हंसते हंसते खुद को भी मिटा सकती हूँ। कुछ पल के लिए वह चुप हो गई, फिर ऐना की ओर देखकर धीरे से बोली, तू हमेशा समझाती थी ना, पसंद और प्यार में फर्क होता है, लेकिन मैं इतनी देर से समझी कि अपने प्यार को ही खो दिया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर चेहरा आसमान की ओर उठा लिया और जोर से चीख कर बोली, लेकिन फिर भी मैं चिल्लाकर कहूंगी, मैं उनसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। सुन रहे हैं आप अग्नि बाबू, इस खुले आसमान के नीचे रोशनी और अंधेरे को गवाह बनाकर आज मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। शायद ये पहली और आखिरी बार होगा, मैं आपसे प्यार करती हूँ अग्नि बाबू, इतना कि जैसे तेज बुखार की तरह आपके प्यार की गर्मी मेरे पूरे दिल और जिस्म में फैलती जा रही है। बहुत 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 प्यार करती हूँ आपसे। कन्ना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक उसका शरीर सड़क के किनारे जा गिरा। उसी वक्त तेज रफ्तार से एक चार पहिया गाड़ी
उसके पास से निकल गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ऐना कुछ पल के लिए वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसके हाथ में पकड़ा फोन अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था। कन्ना को इस तरह अपने प्यार का इजहार करते देख वह खुद को वीडियो बनाने से रोक नहीं पाई थी और उसी में इतनी खो गई थी कि आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। कुछ सेकंड बाद जैसे ही उसे होश आया, वह घबराकर कन्ना की ओर दौड़ी। सड़क पर कन्ना पड़ी थी। उसके सर के नीचे सड़क गाढ़े खून से भीग चुकी थी। खून से सनी उसकी उंगलियां मानो किसी को पुकारने की कोशिश कर रही थी। कन्ना, ऐना की चीख रात की खामोशी को चीर गई। अग्नि, तेरे जन्मदिन की खुशी मैंने अपने कुछ गलत फैसलों से खराब कर दी थी। उसके लिए सबसे पहले सॉरी। अग्नि ने अपनी सह कलाकार सुलग्ना की ओर एक नज़र डाली और कहा, एक्सक्यूज मी मिस सुलग्ना। फिर वह जयंत बाबू को लेकर थोड़ा दूर आ गया। क्या हुआ बाबा, आज ये पुरानी बातें क्यों, वो भी सबके सामने? जयंत बाबू धीमे से बोले, उस दिन की गलतियां सुधारना चाहता हूँ। तेरे लिए एक सरप्राइज है और सुन, यह सरप्राइज तेरे ही अंदाज में तैयार किया है, समझा? अग्नि को समझ नहीं पाया। बहुएं से कोड़कर बोला, क्या कह रहे हो बाबा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताओ। जयंत बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तो किसी से कहने आया था कि मेरे खास मेहमान को घर छोड़ आए, लेकिन तुझे देखकर लगा उसके लिए तुझसे अच्छा ड्राइवर कौन हो सकता है आज। बनर्जी घर के बेटे की पहचान भूलकर तुझे एक ड्राइवर बनकर किसी को छोड़ने जाना होगा। हाँ, लेकिन तेरी ये ब्रांडेड शर्ट ड्राइवर के साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रही, समझा? अग्नि और भी उलझ गया। मतलब अचानक ड्राइवर बन जाऊं मैं? कहते कहते वह रुक गया। कपोल पर हल्की लकीरें उभर आईं। कना, कना यहाँ है? जयंत बाबू बेटे की प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा उठे। पीछे मुड़कर खुद ही देख ले। चौंक कर अग्नि पीछे मुड़ा। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी कना दिखाई नहीं दी। कहाँ बाबा? कना तो कहीं नहीं है। आप मुझे अप्रैल फूल बना रहे हो क्या? जयंत बाबू भी मुड़कर देखने लगे। अरे अभी तो यहीं खड़ी थी, कहाँ चली गई? निशा के साथ गई क्या? रुक, मैं देखता हूँ। शायद निशा के पास गई होगी। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि अग्नि ने रोक लिया। लेकिन बाबा, आपकी कन्ना से पहचान कैसे हुई? सबसे बड़ी बात, आप उसे जानते कैसे हो? जयंत बाबू कुछ कहने ही वाले थे कि तभी घर का दरबान दौड़ता हुआ आया। सांस फूल रही थी उसकी। जयंत बाबू के सामने आकर हाँफते हुए बोला, सर, घर के सामने मेन रोड पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। लड़की शायद बच नहीं पाएगी। जरा चलिए सर, जल्दी चलो। कहते ही जयंत बाबू और अग्नि दोनों दौड़ पड़े। जाने से पहले जयंत बाबू ने नम्रता देवी से कह दिया, मेहमानों का ध्यान रखने के लिए। घर के गेट से थोड़ा आगे मेन रोड पर लोगों की भीड़ देखकर ही समझ में आ गया कि वहीं कोई बड़ा हादसा हुआ है। दरबान सबसे आगे आगे भाग रहा था। जैसे ही वे भीड़ के करीब पहुंचे, एक लड़की की दर्द भरी चीख उनके कानों में गूंज उठी। हेल्प, प्लीज हेल्प। उस आवाज को सुनते ही अग्नि का दिल जैसे एक पल को थम गया। यह आवाज वह अच्छी तरह से पहचानता था। तभी भीड़ के पास पहुंचकर उसने देखा, लोग बस खड़े हैं। कोई, अरे बाप रे, कह रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। अग्नि ने आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा, हटो, जरा रास्ता दो। लोग धीरे धीरे हटने लगे और जैसे ही रास्ता साफ हुआ, कुछ कदम दूर खड़े अग्नि की आंखें अचानक फैल गईं। ऐना, ऐना जमीन पर बैठी थी, किसी को अपनी गोद में लिए बेतासर रो रही थी। ये दृश्य देखकर अग्नि के हाथ पांव जैसे ठंडे पड़ गए। दिल में एक अनजाना डर घर करने लगा। धीरे धीरे वह ऐना के पास बढ़ कांपते हाथों से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ऐना। और जैसे ही उसने आगे झुककर देखा, सड़क पर पड़ी उस लड़की का चेहरा सामने आया। अग्नि जैसे एक झटके से पीछे हट गया। उसके होंठ से बेसुमार एक टूटी हुई आवाज निकली, कना। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे वह सांस लेना ही भूल गया हो। वह वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया, निर्वाक, स्तब्ध। उसकी नजरें सिर्फ कना पर जमी थी। उसका पूरा शरीर जैसे एक झटके से कांप उठा। जयंत बाबू भी कन्ना के खून से सने चेहरे को देखकर वहीं थम गए। उधर रैना ने जैसे ही अग्नि को सामने देखा, वह दौड़कर उसके पास आई और उसे झकझोरते हुए बोली, जीजू, कना देखो ना, कना को क्या हो गया? कना की खून से सनी उंगलियां अभी भी हल्के हल्के कांप रही थी। अग्नि ने एक पल के लिए ऐना की ओर देखा, फिर लड़खड़ाते कदमों से कना के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। कांपते हाथों से उसने कना की उंगलियों को छुआ, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वह सच में वही है।
उसके सिर के नीचे हाथ देकर उठाने लगा और उसी पल उसके हाथ खून से भीग गए। कनक का सिर अपनी हथेली पर थामकर उसे अपने सीने के पास खींच लिया, फिर उसके गाल पर हल्के से थपथपाते हुए कांपती आवाज में पुकारा, कना सुनो कना। कना की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। आधी खुली आंखों से उसने अग्नि की ओर देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। खून से सना उसका हाथ कांपते हुए उठा, धीरे से अग्नि के गाल पर आकर ठहर गया। कमजोर होती आवाज में, टूटे टूटे शब्दों में वह बोली, जा रही हूँ अग्नि बाबू, आपके बीच अब नहीं आऊंगी। अब जाने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, उसका हाथ ढीला पड़कर नीचे गिर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। कना। अग्नि ने उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और दर्द से भरी चीख उसके होठों से निकल गई। उसकी आवाज सुनकर जयंत बाबू को जैसे होश आया। उन्होंने तुरंत किसी को फोन किया, गाड़ी लेकर तुरंत आओ। कुछ ही पलों में गाड़ी आ गई। जयंत बाबू तेजी से अग्नि के पास आए और बोले, अग्नि जल्दी उसे उठाकर गाड़ी में बैठा। उसे तुरंत नर्सिंग होम ले जाना होगा, उसे इलाज की जरूरत है। जयंत बाबू की इतनी सारी बातें जैसे अग्नि के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। वह बस एकटक निशब्द कना के चेहरे को देखता रह गया। अग्नि की कोई प्रतिक्रिया न देकर जयंत बाबू ने उसके कंधे पकड़कर जोर से झकझोरा, अग्नि मेरी बात सुन रहा है तू? ऐसे बैठे बैठे वक्त बर्बाद करेगा तो लड़की मर जाएगी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चल। लेकिन अग्नि जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। एक हाथ से कना का सिर अपने सीने से लगाकर दूसरे हाथ से उसकी हथेली अपने गाल से चिपकाए वह बुदबुदाने लगा, नहीं नहीं, कना को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं उसे कुछ होने ही नहीं दूंगा, कुछ नहीं। अग्नि की हालत देखकर जयंत बाबू ने उसे फिर से कसकर पकड़ा और झकझोरते हुए बोले, पागलपन छोड़, उसे उठाकर गाड़ी में बैठ, बहुत देर हो रही है। अग्नि ने कुछ सेकंड तक उन्हें खाली खाली नजरों से देखा, जैसे बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी उसे लेकर कहाँ जाना है बाबा? अपने बेटे की ऐसी दिशाहीन हालत देखकर जयंत बाबू का दिल जोर से धक कर उठा। खुद को संभालते हुए उन्होंने अग्नि को सहारा देकर गाड़ी तक पहुंचाया। अग्नि कन्ना को गोद में उठा ही गाड़ी में बैठ गया। ऐना भी जल्दी से गाड़ी में चढ़ी और अपनी ओढ़नी से कन्ना के सिर के पीछे जहां से खून बह रहा था उसे दबाकर रोकने की कोशिश करने लगी। गाड़ी में बैठते ही जयंत बाबू ने ड्राइवर से कहा, सामने वाले नर्सिंग होम चलो जल्दी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ी तेजी से अपने गंतव्य की ओर दौड़ पड़ी। उधर ऐना की स्कूटी को घर का दरबान आकर वापस ले गया। कना चीखते हुए प्रियंका देवी अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गईं। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी में पास में सोए हुए बिट्टू को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। कना के बारे में इतना बुरा सपना क्यों देखा मैंने? वो ठीक तो है ना? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? ये ख्याल उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। साड़ी के आंचल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए वह बिस्तर से उतरी। गला सूख रहा था, पानी पीना जरूरी था। टेबल पर रखी बोतल से उन्होंने जल्दी जल्दी पानी पिया, फिर वापस आकर बिस्तर पर बिट्टू के पास बैठ गईं। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए जब उन्होंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 11 बज चुके थे। सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन प्रियंका देवी थोड़ा जल्दी सो गई थी। लेकिन कन्ना को लेकर देखा हुआ वह सपना जैसे उनके गले में अटक गया था। उन्होंने जबरदस्ती आंखें बंद करके फिर से सोने की कोशिश की, पर आंखों के सामने बार बार वही खून से सना कन्ना का हाथ उभर आता। कुछ सपने जाने क्यों दिल दिमाग में गहराई तक उभर जाते हैं। वह करवटें बदलती रही, लेकिन किसी भी तरह सुकून नहीं मिला। नहीं, एक बार उस लड़की का हाल जानना ही होगा, वरना आज आंखों में नींद नहीं आएगी। यह सोचकर वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कमरे की लाइट जलाकर बिट्टू की पढ़ाई वाली टेबल के ड्रॉर में वह अग्नि द्वारा दिया गया कार्ड ढूंढने लगी। अग्नि ने ही तो कहा था, अगर कभी कना से मिलने का मन हो तो उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर फोन कर लेना। मिलने की बात तो बात की है, अभी बस इतना जान लूं कि वो ठीक है तो मन को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। लेकिन कार्ड गया कहाँ? यहीं तो रखा था, कागजों के नीचे छिपा कर। बिट्टू के पिता के तो यहाँ हाथ लगाने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या बिट्टू ने कहीं रख दिया? बार बार सोचते हुए उन्होंने फिर से ध्यान से पूरा डर टटोला, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। कहीं भी वह कार्ड नहीं मिला। भारी मन से वह टेबल पर झुककर खड़ी रह गई।
तभी पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। जरा देखो, क्या तुम यही कार्ड ढूंढ रही हो? चौंक उठी प्रियंका देवी। डरते डरते जब उन्होंने पीछे मुड़कर प्रियंका देवी ने देखा, प्रदीप बाबू सामने खड़े हैं। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो चुका था। उनकी वह रौद्र मुद्रा देखकर प्रियंका देवी ने घबराकर एक घूंट निगला और हकलाते हुए बोली, तुम अभी तक सोए नहीं? अगले ही पल प्रदीप बाबू ने उनकी कलाई के पास से पकड़कर एक झटके में अपनी ओर खींच लिया। दांत भींचते हुए गुस्से से भरी आवाज में बोले, मैं सो जाता तो तुम्हें बहुत सुविधा हो जाती है ना। मैं बार बार मना करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके चुपके उस लड़की से संपर्क रखने की? और बताओ, मेरे पीछे छुपकर और कौन कौन से कारनामे कर रही हो तुम? कहीं तुम फिर से अपनी बहन के दिखाए रास्ते पर तो नहीं चल रही? प्रदीप बाबू के मुंह से आती शराब की तेज कड़वी गंध से प्रियंका देवी का मन घिन से भर उठा। उन्हें उल्टी सी आने लगी और उन्होंने घृणा भरा चेहरा तुरंत दूसरी ओर मोड़ लिया। लेकिन प्रियंका देवी का इस तरह मुंह फेर लेना प्रदीप बाबू के गुस्से में जैसे आग में घी डालने जैसा था। उनकी आंखों में क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने आगे बढ़कर प्रियंका देवी के दोनों गाल कसकर पकड़ लिए और जबरदस्ती उनका चेहरा अपनी ओर घुमा लिया। दांत भींचते हुए जलते हुए स्वर में वह बोले, अगर भविष्य में कभी भी मैंने तुम्हें उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करते देखा तो उसी दिन इस घर में तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का आखिरी दिन होगा। ये बात अच्छी तरह समझ लो। इतना कहकर उन्होंने प्रियंका देवी को जोर से धक्का दिया और बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने वह कार्ड भी टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। प्रियंका देवी फर्श पर गिर पड़ी। उनकी ठुड्डी तक आंसुओं की बूंदें एक एक कर लुढ़कने लगीं। नर्सिंग होम के सामने गाड़ी रुकते ही जयंत बाबू जल्दी से उतरकर गेट खोलने लगे। अग्नि ने कन्ना को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और तेजी से अंदर की ओर दौड़ पड़ा। सामने से बार बार स्ट्रेचर लेकर आया। अग्नि ने तुरंत कन्ना को उस पर लिटा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, डॉक्टर डॉक्टर। पास के केबिन से एक डॉक्टर बाहर आए। अग्नि लगभग टूटती आवाज में उनके सामने गिड़गिड़ा उठा, डॉक्टर प्लीज मेरी कन्ना को देखिए, कितना खून बह गया है। वो बिल्कुल बेहोश पड़ी है। मैं उसे कितनी देर से बुला रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रही। प्लीज देखिए ना उसे क्या हुआ है। वह बिखरे शब्दों में सब कहता रहा। फिर कन्ना के चेहरे को एकटक देखने लगा। उसने कन्ना का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, अपने गाल से लगाकर बुदबुदाया, मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है कन्ना। डॉक्टर आ गए हैं, अब तुम्हें आंखें खोलनी होगी, मुझसे बात करनी होगी। अब चुप नहीं रह सकती तुम। डॉक्टर ने आकर कन्ना को ध्यान से देखा, उसकी नब्ज जांची, फिर धीरे से नजर उठाकर जयंत बाबू की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, सॉरी। कन्ना का हाथ थामे हुए अग्नि की पकड़ ढीली पड़ गई। उसका हाथ धीरे से छूटकर नीचे गिर गया। वह लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटने लगा, जैसे जमीन ही उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। गिरने ही वाला था कि जयंत बाबू ने उसके दोनों बाहों को थाम लिया। अग्नि खाली खाली नजरों से जयंत बाबू की ओर देख रहा था। कांपते हाथ से वह बार बार कन्ना की ओर इशारा कर रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। बहुत कोशिश के बाद बस एक टूटी सी आवाज निकली। कन्ना उधर रहना दीवार से टिक कर खड़ी थी। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढके वह फूट फूट कर रो पड़ी। जैन बाबू ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे संभालने की कोशिश करते हुए। तभी डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, सॉरी, तुरंत पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जो डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे वो आज रात छुट्टी पर हैं। वो कल सुबह से पहले नहीं मिलेंगे। आप लोग पेशेंट को कहीं और ले जाइए, कल सुबह तक इंतजार करना संभव नहीं है। अग्नि, जयंत बाबू और अन्ना तीनों एक साथ चौंक उठे। अग्नि ने झटके से जयंत बाबू का हाथ छुड़ाया और दौड़कर कन्हा के पास पहुंचा। उसका हाथ उठाकर बार बार अपने होठों से लगाते हुए वह बेताबी में कहने लगा, मेरी कन्हा जिंदा है बाबा, वो जिंदा है। बस ऑपरेशन हो जाए, तुम ठीक हो जाओगी, जरूर ठीक हो जाओगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, टप टप करके कन्हा के चेहरे पर गिरते हुए। उधर जयंत बाबू ने एक पल भी देर न करते हुए डॉक्टर के पास जाकर विनती भरे स्वर में कहा, आप लोग इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए प्लीज। जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनसे कैसे संपर्क किया जा सकता है मुझे बताइए। मैं खुद उनसे बात करके मना लूंगा। जितने पैसे मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। बस बदले में मेरी बेटी की जान वापस चाहिए। उनकी आवाज़ भर्रा गई। इस वक्त दूसरे नर्सिंग होम काफ़ी दूर है। वहाँ ले जाने में समय बर्बाद होगा, जो पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हमारे लिए भगवान होते हैं।
उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। प्लीज हमारी हालत समझने की कोशिश कीजिए। एक बार खुद को हमारी जगह रखकर देखिए, हम किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। जयंत बाबू की आंखें नम हो उठी। प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर ने वार्ड बॉय की ओर देखते हुए कहा, पेशेंट को ओटी में ले जाओ, सब कुछ तैयार करो, मैं सर से बात करता हूँ। जयंत बाबू ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप प्लीज रिसेप्शन पर जाकर बॉन्ड पेपर साइन कर दीजिए। उधर वार्ड बॉय स्ट्रेचर को लेकर ओटी की ओर बढ़ने लगा। अग्नि कना का हाथ थामे उसके साथ साथ चलने लगा। ओटी के दरवाजे तक पहुंचते ही वार्ड बॉय ने अग्नि से कहा, सर अब उनका हाथ छोड़ दीजिए, उन्हें अंदर ले जाने दीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। अग्नि की आवाज भर्रा गई, प्लीज मुझे उसके साथ रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खड़ा रहूंगा। उसे इन सबसे बहुत डर लगता है, खून, चाकू, कैंची। वार्ड बॉय ने गंभीर स्वर में कहा, सर प्लीज आप यहीं रुकिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। ओटी के अंदर आपका रहना मना है, ये नियम के खिलाफ है। अग्नि कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले जयंत बाबू आ गए। उन्होंने अग्नि का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और वार्ड बॉय से बोले, आप जाइए। कन्ना को अंदर ले जाते देख अग्नि बेचैन होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। बाबा, वो लोग कन्ना को ले गए। जैसे उसे होश आएगा, इतनी सारी कैंचियां, चाकू और खून देखकर वो डर के मारे चीख उठेगी। मेरे बिना उसे कोई संभाल नहीं पाएगा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। जयंत बाबू ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए नरम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अग्नि खुद को संभाल, तू इस तरह बच्चों की तरह पागलपन क्यों कर रहा है। सारी बातें जैसे अग्नि के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। वह बस ओटी रूम की ओर उंगली उठाकर बिखरी आवाज में बोला, बाबा मेरी कना को वो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जयंत बाबू ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अग्नि का शरीर बीच बीच में कांप रहा था। जयंत बाबू समझ गए वह रो रहा है। उन्होंने उसकी पीठ पर हल्के से थपकी दी और उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, खुद को संभाल अग्नि, कना ठीक हो जाएगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। फिर उसे अपने सीने से अलग करते हुए बोले, चल बॉन्ड साइन करके आते हैं। अग्नि ने हाथ की उल्टी तरफ से आंखों और चेहरा को पोंछना चाहा, लेकिन बॉन्ड सब सुनते ही ठिठक गया। वह घबराकर जयंत बाबू की ओर देखने लगा। बॉन्ड? नहीं बाबा, मैं साइन नहीं करूंगा। जयंत बाबू ने धैर्य से समझाते हुए कहा, अग्नि प्लीज समझने की कोशिश कर, यह हर नर्सिंग होम में किसी भी ऑपरेशन का नियम होता है, बस एक फॉर्मेलिटी है। बॉन्ड पर साइन करना जरूरी होता है। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। हम देर करेंगे तो वहाँ ऑपरेशन में भी देर हो जाएगी, और इस वक्त एक एक सेकंड की कीमत बहुत ज्यादा है। चल। इतना कहकर जयंत बाबू उसे अपने साथ खींचते हुए ले गए। निशा दोस्तों के साथ थोड़ा अलग होकर ड्रिंक्स काउंटर के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक गिलास मॉकटेल उठाया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। समीर और उसके साथ मौजूद उस लड़की को ढूंढते हुए निशा ने पीछे मुड़कर देखा। एक हैंडसम युवक होठों पर हल्की मुस्कान लिए उसकी ओर देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर मिली, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय निशा, मैं प्रियम, पहचान रही हो? निशा थोड़ी घबरा गई, लेकिन अपने चेहरे पर वो घबराहट आने नहीं दी। वह हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक समीर आकर बोला, तुम्हें आंटी बुला रही हैं। निशा ने प्रियम से नजर हटाकर समीर की ओर देखा। माँ को कह दीजिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो फिर उसने दोबारा प्रियम की ओर देखकर कहा, हाँ आप? निशा कुछ कह ही रही थी कि समीर ने उसे बीच में रोक दिया। तुम्हें कहा ना आंटी अभी बुला रही हैं। अभी मतलब अभी, चलो। यह कहकर समीर ने निशा का हाथ पकड़ लिया और उसे लगभग खींचते हुए वहां से ले गया। प्रियम बस हैरानी से उन्हें देखता रह गया। अरे ये क्या, ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का है कौन जो इतने हक से निशा का हाथ पकड़ कर ले गया। इस घर का तो नहीं लगता, पता करना पड़ेगा। यही सोचते हुए जैसे ही वह मुड़ा, अचानक किसी से टकरा गया और संतुलन बिगड़ते ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। प्रियम ने जैसे ही सामने देखा, उसे एक जोड़ी गोल गोल आंखें अपनी ओर घूरती हुई दिखी। वो ऐसे देख रही थी मानो आंखें नहीं कंचे हो। प्रियम एक पल के लिए खुद ही कंफ्यूज हो गया, ये सच में आंखें हैं या मार्बल की गोलियां। उसकी सोच वहीं टूट गई जब सामने खड़ी लड़की की तेज चुभती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। लड़की ने दांत भींचते हुए कहा, उठेंगे आप या एक धक्का दूं?
आपके हाथी जैसे वजन के नीचे मैं पूरी तरह दब रही हूँ और ऊपर से लोग हमें देखकर हंस भी रहे हैं। इतनी देर में प्रियम को होश आया। उसे एहसास हुआ कि वह सच में फर्श पर गिरा पड़ा है। जल्दी जल्दी इधर उधर देखकर वह उठ खड़ा हुआ और सर झाड़ते हुए धीरे से बुदबुदाया, स्टूपिड लड़की। तभी सामने खड़ी इंदू ने तीखे स्वर में जवाब दिया, हाँ मैं स्टूपिड हूँ और अपने लिए वेस्ट भी हूँ। मुझे किसी से कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए। आप जैसे 2 नंबर के चालाक बनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मौका मिलते ही लड़कियों पर गिर पड़ते हैं, इसलिए मुझे आपका ये शहर पसंद नहीं है। मेरा नाम इंदु है और याद रखिए, मेरे सामने कोई गलत करके बच नहीं पाएगा। एक ही सांस में सब कहकर इंदु ने अपनी चोटी को आगे से पीछे फेंका और गुस्से में वहां से चली गई। इंदु के जाते ही प्रियम ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक लंबी सांस ली और बुदबुदाया, ये लड़की नहीं पूरा आग का गोला है। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे झुलसाकर चली गई। थोड़ा रुककर उसने खुद से ही कहा, अब तो गला तर करना पड़ेगा। इतना कहकर प्रियम ड्रिंक्स काउंटर की ओर बढ़ गया। ओटी रूम के बाहर अग्नि बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। हर कदम के साथ उसकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। पास ही कुर्सी पर रहना बैठी थी, सिर थामे हुए। उसकी आंखों के सामने बार बार वही हादसे का मंजर घूम रहा था। कना का एक्सीडेंट, खून से लथपथ वो पल, एक गहरा ट्रामा उसके भीतर काम कर रहा था। लेकिन वह चाह कर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। थोड़ी दूर खड़े जयंत बाबू लगातार किसी को फोन कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फोन जेब में रखा और झुंझलाहट भरे स्वर में बोले, निशा के फोन पर, तेरी माँ के फोन पर इतनी बार कॉल कर चुका हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ रहते हैं सब। जरूरत के वक्त कोई मिलता ही नहीं। अग्नि ने उनकी बात सुनकर धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, बाबा अभी घर पर मत बताइए, ऑपरेशन की बात ही बताइएगा। पहले मेहमानों को जाने दीजिए, नहीं तो ये बात आग की तरह फैल जाएगी। कन्या को लेकर अगर लोग हमें इतना परेशान और बेचैन देखेंगे तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। और सच ज़्यादा दिनों तक छिपता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बताने से पहले किसी और तरह से कन्या को मेरी असली पहचान पता चले। इसलिए अभी इसे प्राइवेट रखना ही बेहतर है। अग्नि की बात का समर्थन करते हुए जैन बाबू ने धीरे से कहा, ठीक है। अब सबकी नजरें ओटी रूम से बाहर जल रही उस लाल बत्ती पर टिक गई। समय जैसे थम गया था, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ अग्नि के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कना ठीक है ना? बस यही एक सवाल उसे एक पल के लिए भी शांत नहीं रहने दे रहा था। बेचैनी उसके भीतर तूफान की तरह उठ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी, लाल बत्ती बुझ चुकी थी। सभी की सांसें जैसे थम गईं। हर कोई दरवाजे की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। उसी समय दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। अग्नि खुद को रोक नहीं पाया। वह लगभग दौड़कर उनके पास पहुंचा और घबराहट भरी आवाज में बोल पड़ा, कना, कना कैसी है डॉक्टर? वो ठीक है ना? क्या हुआ डॉक्टर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, मेरी कना कैसी है? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था। जयंत बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की। अरे अग्नि, थोड़ा शांत हो जा, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? लेकिन अग्नि अब खुद पर काबू खो चुका था। बाबा, ये एक सीधा सा सवाल है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए ना डॉक्टर, कना कैसी है? उसकी आवाज अब लगभग चीख में बदल गई थी। डॉक्टर ने सिर झुका लिया, कुछ पल चुप रहे और फिर धीमी भारी आवाज में कहना शुरू किया। डॉक्टर ने धीमी भारी आवाज में कहा, ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन मरीज कोमा में चली गई है। वह कब रिकवर करेगी ये हम अभी नहीं कह सकते। कभी एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं तो कभी एक महीना भी लग जाता है और कभी कभी पूरी जिंदगी भी इसी हालत में रह सकते हैं। कुछ भी निश्चित तौर पर कहना असंभव है। मरीज किसी भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जैसे उसके अंदर खुद जीने की इच्छा ही नहीं है। डॉक्टर, दवाइयों और इलाज के साथ साथ मरीज के जीने की चाह भी बहुत जरूरी होती है। इंसान अगर चाह ले तो बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़कर भी वापस आ सकता है। भगवान पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। कुछ कदम पीछे हटते हुए अग्नि दीवार से टिक गया, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल नीचे बैठ गया। सिर झुका हुआ, नजरें जमीन पर टिकी हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, मानो खून उतर आया हो उनमें। चारों तरफ सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था, जैसे एक पल में उसकी पूरी दुनिया सूनी हो गई हो। उसके सीने में एक अजीब सी घुटन उठ रही थी। कुछ खो देने का डर, सब कुछ खो देने का डर। क्या सच में उसने कना को खो दिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने खुद से ही बुदबुदाया,
अभी तो हमारी जिंदगी साथ में शुरू भी नहीं हुई, तो फिर कन्ना तुम कैसे सब कुछ खत्म कर सकती हो? उसकी मुट्ठियां भिज गईं। नहीं, मैं इतना जल्दी कुछ भी खत्म नहीं होने दूंगा। तुम्हें वापस आना ही होगा, और वो भी बहुत जल्दी, वरना तुम्हारा अग्नि बाबू सच में खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उस टूटन के भीतर भी एक जिद थी, कन्ना को वापस पाने की। समीर निशा का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर बगीचे के एक कोने में ले आया। वहां पहुंचते ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया और तीखे स्वर में बोला, वो लड़का कौन था? निशा ने अपना हाथ रगड़ते हुए ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, उसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। और माँ ने बुलाया था ना, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? फिर वह थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, साइड हटिए, मुझे माँ के पास जाना है। यह कहकर निशा वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि समीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। समीर थोड़ा हकलाते हुए बोला, आंटी ने कहा है तुम्हें नजर में रखने के लिए। घर में बाहर के लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मेरी नजरों से दूर जाने की कोशिश भी मत करना। निशा ने भौहें उठाकर हैरानी से कहा, वाट, माँ ने तुम्हें मुझे देखने के लिए कहा है? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? समीर ने थोड़ा तीखे लहजे में जवाब दिया, सुनो, सिर्फ दिखने में बड़ी हो गई हो, वरना ओवरऑल तो तुम अभी भी बच्ची ही हो। अगर सच में बड़ी होती तो यूं किसी भी लड़के के साथ जाकर हाथ मिलाने नहीं लगती। क्या जरूरत थी इस तरह लड़कों से हाथ मिलाने की? निशा गुस्से में बोली, मैं किससे हाथ मिलाऊं और किससे नहीं, यह मेरा मामला है। तुम होते कौन हो बीच में दखल देने वाले? वह बिना रुके आगे कहती गई, मेरे बर्थडे पार्टी में आया है, मतलब पापा का जान पहचान वाला ही होगा। तो अगर मैं शिष्टाचार में उससे बात कर रही हूँ, तो मेरे परिवार को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जहाँ मेरे अपने घर वालों को कोई समस्या नहीं है, माँ तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? उसकी आवाज़ और भी सख्त हो गई। भैया के असिस्टेंट हो, बस वहीं तक सीमित रहो। घर में बुलाकर माँ बाबा प्यार से खिलाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। अपनी हद में रहो, और आगे से मेरे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश गलती से भी मत करना। माइंड इट। इतना कहकर निशा ने समीर को जोर से धक्का दिया और वहां से तेजी से चली गई। समीर बस स्तब्ध सा खड़ा रह गया, नजरें उसी दिशा में टिकी हुई जहां से निशा अभी अभी उसे धक्का देकर चली गई थी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि निशा इस तरह इतनी साफ तौर पर उसे उसकी औकात, उसकी जगह समझा देगी। वह हमेशा अपनी सीमाएं जानता था, इसलिए तो इतने दिनों तक अपने दिल की बात को अपने भीतर ही दबा कर रखा। लेकिन आज जब उसने निशा को उस लड़के के साथ देखा, तो जैसे उसके भीतर का सारा संतुलन टूट गया। गुस्से की आग ने उसे घेर लिया था और वो खुद को संभाल नहीं पाया। फिर भी वो यह बात अच्छी तरह जानता था, निशा उसके लिए कहीं ना कहीं कमजोर है। शायद इसी वजह से उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, ना उसे बढ़ावा दिया, ना ही अपने दिल को। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या बदल गया? निशा इस तरह क्यों बदल गई? क्या उसके लिए जो वो कमजोरी महसूस करती थी, वो सिर्फ एक भ्रम था, एक झूठा एहसास जो अब टूट चुका है? समीर के होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी, खुद पर तंज कसती हुई। अच्छा ही हुआ, उसने मन ही मन सोचा, चांद तो आसमान में ही अच्छा लगता है। मैं ही नादान था जो एक बौना होकर चांद को छूने का सपना देख बैठा। उसके सीने से एक गहरी सांस निकल गई, भारी, थकी हुई और कहीं ना कहीं टूट चुकी। उधर जैसे ही निशा कमरे के अंदर आई, नम्रता देवी की बेचैन नजरें उसी पर आकर ठहर गईं। वो जल्दी जल्दी उसके पास आई। निशा, तू तेरे पापा को कहीं देखा है? उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। गेट्स बार बार उनके बारे में पूछ रहे हैं। मैं भी कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा, क्या वो गार्डन की तरफ गए हैं? निशा कुछ पल के लिए चुप रह गई, जैसे अभी अभी हुए सब कुछ से वो खुद भी पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। लेकिन माँ की आवाज में छुपी बेचैनी उसे तुरंत वास्तविकता में वापस खींच लाई। कहाँ, पापा तो गार्डन में भी नहीं दिखे। एक बार फोन करके देखो ना। निशा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नम्रता देवी के हाथ में रखा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, जयंत बाबू। उसे देखते ही उन्होंने राहत की एक गहरी सांस ली। तेरे पापा का ही फोन है। जल्दी से कॉल रिसीव कर कान के पास लगाते ही उधर से जयंत बाबू की आवाज आई। गेट सब चले गए क्या? इतना सीधा अजीब सा सवाल सुनकर नम्रता देवी एक पल के लिए ठिठक गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली,
कुछ लोग अभी हैं, बाकी ज्यादातर चले गए। लेकिन तुम कहाँ हो? उनकी आवाज में अब बेचैनी साफ थी। न तुम्हें देख पा रही हूँ और ना ही अग्नि को। वो भी अचानक बीच से गायब हो गया। वो एक सांस में बोलती चली गई। और सुनो, वो लड़की, क्या नाम था उसका? थोड़ा सोचकर बोली। कना। हाँ कना, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या वो चली गई? डिनर किया भी या नहीं? इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। कुछ पल रुककर फिर बोली। लेकिन तुम हो कहाँ? ये तो बताया ही नहीं। उनकी आवाज में अब हल्की घबराहट उतर आई थी। फोन के उस पार जयंत बाबू ने एक लंबी सांस ली। फिर धीमी भारी आवाज में बोले। मैं अभी नर्सिंग होम में हूँ। जैसे ही ये शब्द नम्रता देवी के कानों में पड़े, उनका दिल धक से रह गया। चेहरे का रंग उड़ गया। नर्सिंग होम? उनकी आवाज अचानक तेज और कांपती हुई हो गई। क्यों, क्या हुआ? किसे क्या हुआ? सवालों की झड़ी लग गई। तुम ठीक हो ना? अग्नि, वो ठीक है ना? कुछ पल रुककर और भी घबराहट के साथ बोली। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? उनकी उंगलियां फोन को और कसकर पकड़ चुकी थी। दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कुछ बहुत गलत हो चुका है। और वो सच्चाई अब बस कुछ ही पलों में सामने आने वाली है। इतना चिल्लाओ मत नम्रता, शांत हो जाओ। मैं ठीक हूँ। लेकिन जयंत बाबू की आवाज वहीं आकर रुक गई। लेकिन क्या? नम्रता देवी की बेचैनी अब साफ झलक रही थी। नर्सिंग होम में क्यों हो? किसे क्या हुआ? कुछ पल की चुप्पी। फिर एक भारी सांस लेकर जयंत बाबू बोले। कना का एक्सीडेंट हो गया है। अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है। वो कोमा में चली गई है। शब्द जैसे फोन के उस पार जम गए। क्या? नम्रता देवी जैसे सन्न रह गईं। उनकी आंखों के सामने उस मासूम हंसमुख लड़की का चेहरा घूम गया। इतनी प्यारी बच्ची, उसके साथ ये सब कैसे हो गया? उनकी आवाज कांपने लगी। वो तो यहीं थी, फिर अचानक एक्सीडेंट कैसे? एक पल को रुककर उन्होंने जल्दी से पूछा। और अग्नि, वो तुम्हारे साथ ही है ना? मैं उसे भी कहीं नहीं ढूंढ पा रही। जयंत बाबू ने एक नजर पास खड़े अग्नि पर डाली, जो अब भी पत्थर की तरह खामोश खड़ा था। फिर धीरे से बोले। हाँ, वो यही है। तुम वहां सब संभाल लो। मैं भी इस हालत में उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। नम्रता देवी के मन में और सवाल उठ खड़े हुए। इस हालत में? मतलब क्या? अभी तो तुमने कहा कि अग्नि ठीक है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? उनकी आवाज अब और तेज हो गई थी। चिंता और डर साफ झलक रहा था उसमें। जयंत बाबू ने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन वो, फिर वो रुक गए। छोड़ो, अभी ये सब फोन पर कहना ठीक नहीं है। घर आकर सब बता दूंगा। अभी प्लीज। नम्रता देवी ने गहरी सांस ली, खुद को किसी तरह शांत करते हुए बोली। ठीक है, तुम लोग संभल कर रहो। यहाँ की चिंता मत करो। मैं सब देख लूंगी। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। जयंत बाबू फोन को धीरे धीरे अपनी जेब में रखने ही वाले थे कि तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी के हाथ का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। और उसी के साथ एक बेहद परिचित भारी आवाज उनके कानों में पड़ी। जयंत! उस आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे अतीत से आकर टकराया हो। जयंत बाबू धीरे धीरे पलटे और सामने खड़े शख्स को देखते ही उनकी आंखों में हैरानी की एक परछाई उभर आई। भौहें सिकुड़ गईं। चेहरे पर सवाल साफ दिखने लगे। कुछ पल तक वो उसे बस देखते ही रह गए। फिर धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में बोले। तुम? जैसे उस एक शब्द में कई सालों की दूरी, कई अधूरी कहानियां और कई अनकहे सवाल एक साथ जिंदा हो उठे हों। समरेश, तू यहाँ? जयंत बाबू की आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। समरेश हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला। हाँ, मेरा एक रिलेटिव यहाँ एडमिट है। ब्लड की जरूरत पड़ी थी, इसलिए आना पड़ा। लेकिन तू यहाँ? क्या हुआ? उनकी नजर अचानक अग्नि पर जा ठहरी, जो एक कोने में चुपचाप बैठा था, बिल्कुल टूटा हुआ। समरेश थोड़ा आगे बढ़ा, ध्यान से उसे देखते हुए बोला। अग्नि को क्या हुआ? ये इस तरह क्यों बैठा है? बहुत ही बिखरा हुआ लग रहा है। जयंत बाबू कुछ पल चुप रहे, जैसे शब्द तलाश रहे हों। सच उनके गले में अटक गया था और झूठ बोलना भी आसान नहीं था। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा। अग्नि के एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे बोले। कुछ दोस्त हमारी जिंदगी में कितनी अहम जगह बना लेते हैं, ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक वक्त हमें यह एहसास ना करा दे। उनकी नजर अनायासी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिक गई। अंदर कोई अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और बाहर ये अपने ही दिल से। वातावरण कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। तभी ओटी का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आई। अग्नि जैसे उसी पल के इंतजार में था।
वो तुरंत उठकर उसके पास चला गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में डर साफ था। क्या मैं पेशेंट से मिल सकता हूँ? नहीं, आज नहीं, कल सुबह से मिल पाएंगे। नर्स की बात सुनते ही अग्नि ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। प्लीज, प्लीज एक बार उसे देखने दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस एक नज़र देखकर चला जाऊँगा, प्लीज। नर्स ने एक प्रिस्क्रिप्शन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। पहले ये दवाइयाँ लेकर आइए, मरीज को देना है। जैन बाबू तुरंत आगे बढ़े, प्रिस्क्रिप्शन लेकर बोले, मैं दवा लेकर आता हूँ। आप तब तक इसे एक बार मिलने दीजिए, प्लीज। एक बार खुद को इसकी जगह रखकर सोचिए। नर्स कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, आपको 5 मिनट का समय देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे जोर से बात नहीं करेंगे। मरीज को किसी तरह की उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, इसका बुरा असर पड़ सकता है। आधा घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। नहीं नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। थैंक यू, कहते हुए अग्नि धीरे धीरे कना के केबिन की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्के से खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम बेहद धीमे थे, जैसे हर कदम के साथ उसका दिल और जोर से धड़कने लगा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके भीतर की बेचैनी कई गुना बढ़ती जा रही थी। सामने बेड पर पड़ी कना को देखकर उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। सिर पर मोटा बैंडेज बंधा हुआ था, हाथों पर गहरे जख्म, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और पास में धीरे धीरे टपकती सिलाइन। कुछ ही घंटों पहले तक वही लड़की उससे लड़ रही थी, उंगली उठाकर बहस कर रही थी, और अब वो पूरी तरह निश्चल बेजान सी वहां पड़ी थी। ये दृश्य अग्नि के दिल को अंदर तक चीर गया। अग्नि ने कांपते हाथों से कन्ना का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। उसकी आंखों के कोनों से बहते आंसू चुपचाप कन्ना की हथेली पर गिरने लगे। भर्राई हुई आवाज में वह धीमे से बुदबुदाया, जल्दी ठीक होकर वापस आओ कन्ना, प्लीज जल्दी लौट आओ। केबिन के बाहर खड़े सुशोभन बाबू किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अंदर आखिर कौन है जिसकी वजह से अग्नि इतना बेचैन और बिखरा हुआ है? अग्नि की लाल आंखें, झुका हुआ सिर और एक झलक देखने की उसकी बेकरारी, ये सब बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बयान कर रहे थे। उन्होंने कांच के पार से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उनके मन की जिज्ञासा थमने का नाम नहीं ले रही थी। उनके दिल में अब भी एक उम्मीद जिंदा थी। सब कुछ ठीक हो जाए तो वो अग्नि और लीजा के रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि लीजा के लिए अग्नि से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उनकी उस बिगड़ती हुई बेटी को अगर कोई सही रास्ते पर ला सकता है तो वो सिर्फ अग्नि ही है। उन्होंने एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। नर्स कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही जयंत बाबू आसपास थे। चश्मा ठीक करते हुए बेहद सावधानी से उन्होंने केबिन का दरवाजा हल्का सा खोला और अंदर कदम रखा। जिंदगी में उन्होंने कभी इस तरह छिपकर चोरी छुपे कोई काम नहीं किया था, लेकिन आज अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए वह कुछ ज्यादा ही बेचैन हो उठे थे। अगर उनका शक सच निकला तो लीजा के लिए जो सबसे अच्छा विकल्प था वो उनके हाथ से फिसल जाएगा, और ये बात वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे। अब तक तो वो सिर्फ इंतजार ही कर रहे थे, इस उम्मीद में कि समय के साथ बीते हुए कड़वे पल मिट जाएंगे और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। केबिन के अंदर कदम रखते ही उनकी आंखें जैसे फैल गईं। बेड पर एक लड़की को उस हालत में लेटे देख वह सन्न रह गए, और अग्नि, वह उस लड़की के हाथों में अपना चेहरा छुपाए टूटे हुए इंसान की तरह बैठा था। ये दृश्य देखते ही सुशोमन बाबू के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। तो क्या उनका शक सच था? क्या अग्नि की जिंदगी में सचमुच कोई और आ चुका है? क्या उनकी बेटी की जगह किसी और ने ले ली? उनके भीतर एक के बाद एक सवाल उमड़ने लगे। कौन है ये लड़की जिसने इतने कम समय में उनके सख्त मिजाज दोस्त को इस कदर बदल दिया? वही इंसान जो झूठ से नफरत करता था, आज उसी के लिए झूठ बोल रहा है। कौन है ये लड़की? इस बेचैनी में वह धीरे धीरे कुछ कदम और आगे बढ़े ताकि उस लड़की का चेहरा साफ देख सकें। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र कना के चेहरे पर पड़ी, उनके कदम वहीं थम गए। अचानक उनकी आंखों के सामने जैसे कोई पुरानी तस्वीर उभर आई। एक जाना पहचाना चेहरा, एक भूली हुई परछाई। उनका सिर घूमने लगा, सांसें जैसे एक पल को थम गईं और वह आगे नहीं बढ़ पाए। घबराकर डगमगाते कदमों से पीछे हटते हुए वह तेजी से केबिन से बाहर निकल गए, जैसे वहां एक पल और रुकना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। वह पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। चेहरे और माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं। जेब से रुमाल निकालकर बार बार पसीना पोंछते हुए
वह नर्सिंग होम से बाहर निकल गए। अभी अभी उन्होंने किसे देखा था? क्या सच में अतीत इस तरह लौट आया है उनकी जिंदगी में? क्या उनकी बेटी की आने वाली खुशियां फिर से उसी अतीत की छाया में बिखर जाएंगी? इन सवालों ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। अब वह कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं थे। बस तेज कदमों से सड़क पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे भागना चाह रहे हों उन ख्यालों से। अचानक पीछे से आती गाड़ी के हॉर्न की आवाज ने उन्हें होश में लाया। गाड़ी आकर उनके सामने रुक गई। ड्राइवर जल्दी से उतरकर गेट खोलते हुए बोला, सर आप गाड़ी छोड़कर पैदल क्यों जा रहे हैं? अच्छा हुआ मैंने आपको नर्सिंग होम से निकलते हुए देख लिया। आइए बैठिए। सुशोमन बाबू कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गए। उन्होंने चश्मा उतारकर एक तरफ रख दिया और थके हुए से सिर को सीट पर टिका दिया, जैसे सारे सवाल सारी बेचैनी उसी एक पल में उन्हें भीतर से खाली कर रही हो। जैन बाबू दवाइयां लेकर वापस नर्सिंग होम पहुंचे। केबिन के सामने नजर दौड़ाई, लेकिन सुशोमन बाबू कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी अस्पताल के बरामदे के उस शोर से ऐना को उनकी तरफ आते हुए देखा। ऐना के पास आते ही जैन बाबू ने पूछा, तुमने सुशोमन को कहीं देखा? ऐना ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, मैं तो बाथरूम गई थी, अभी ही आई हूँ। इसी बीच नर्स वहां आ गई। जैन बाबू ने तुरंत दवाइयों का पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। नर्स केबिन के अंदर जाते ही अग्नि को देखकर थोड़ी सख्ती से बोली, आप अभी तक यहाँ हैं? अब और नहीं रुक सकते, बाहर जाइए। मैंने नियमों के खिलाफ जाकर आपको अंदर आने दिया था। अगर डॉक्टर को पता चला तो मुझे डांट पड़ेगी। प्लीज अब बाहर जाइए। अग्नि ने धीरे धीरे कन्ना के हाथ से अपना हाथ अलग किया और उठकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसका बिल्कुल मन नहीं था कन्ना को छोड़कर जाने का, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन कदम जैसे वहीं थम गए। एक बार फिर उसने कन्ना के चेहरे की तरफ देखा, खुद को संभाल नहीं पाया। धीरे से झुककर उसने कन्ना के माथे पर अपने होंठ रख दिए और अगले ही पल बिना एक सेकंड भी रुके वह वहां से बाहर निकल गया। आप किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं अग्नि बाबू? कैसे किसी और के साथ घर बसाने के सपने देख लिए आपने? मैं अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। आपके रास्ते में कांटा बनकर नहीं आऊंगी। मैं चली जा रही हूँ आपकी खुशियों भरी जिंदगी से बहुत दूर, वहां जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। कहते कहते कना धीरे धीरे अंधेरे में डूबती चली जा रही थी। कना, नेक्स्ट पार्ट।